हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th के लाइट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें को हम पढ़ी जाएंगी, क्या क्या पढ़ना है हमें, तो उसके बोर्ड के सिलेबस को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बोर्ड में सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, जो कर्व सरफेसेस होती हैं जैसे हमारे मिरर्स हैं, उनसे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। और यहाँ पर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है, इमेज मिरर फार्मूला जो होता है इमेज फॉर्म होती है, तो जो मिरर फार्मूला होता है वो कैसे काम करता है, इसका डेरिवेशन हमें इस बार नहीं पढ़ना है। रिफ्रैक्शन के लॉस पढ़ने हैं, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, और जो स्फेरिकल लेंस होते हैं, गोलीय जो लेंस होते हैं, उनसे रिफ्रैक्शन देखना कैसे होता है। और बात किया जाए इनसे इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है स्फेरिकल लेंसेज से, और उनके लॉस पढ़ने की इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और लेंस फार्मूला पढ़ना हमें, उसका डेरिवेशन नहीं करना। ह्यूमन आई में जो लेंस होता है उसका काम क्या होता है, दृष्टि दोष पढ़ने हैं, आई डिफेक्ट के बारे में पढ़ना, उनका निवारण, उनका करेक्शन कैसे किया जाता है। गोलीय दर्पण पढ़ने हैं, गोलीय दर्पण और लेंसों के अनुप्रयोग पढ़ने, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, स्फेरिकल लेंस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। बेसिकली लेंसों के बारे में हमें बात करनी है। और प्रिज्म में क्या पढ़ना है, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ओवरऑल ऐसा सिलेबस होने वाला है हमारा, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं, इतने पोर्शन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं लाइट क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, या जिसकी मदद से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। अपने आसपास की चीजें जो होती हैं उनको हम लाइट की मदद से देख पाते हैं। अब बात किया जाए कि लाइट की जो नेचर होती है कैसी होती है, तो लाइट के हम 3 मेजर नेचर को डिस्कस करेंगे जो मायने रखते हैं। जैसे पहला है, ये लाइट क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करें तो लाइट किस रेंज में आती है, तो उसके लिए जो तरंग दैर्घ्य का परिसर होता है, जो वेवलेंथ होती है, उसकी रेंज क्या होती है उसके बारे में बताएं। तो वेवलेंथ काम आती है ये 4000 एंगस्ट्रॉम से लगा करके 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या कह लेते हैं 400 नैनोमीटर से लगा करके 800 नैनोमीटर तक। ये होती है विजिबल रेंज, विजिबल रेंज, ठीक है, विजिबल होती है, ये हमें दिखाई देती है, दृश्य होती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। विद्युत चुंबकीय विकिरण में ये कैसी वेव है, अगर कोई विकिरण है, वेव है, कैसी वेव है, तो ये नॉन मैकेनिकल वेव है। नॉन मैकेनिकल वेव का मीनिंग ये होता है कि ये ट्रेवल कर सकती है, प्रोपेगेट हो सकती है विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती इसे चलने के लिए। तो ये कहाँ ट्रेवल कर सकती है, इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। वैक्यूम के बारे में बात करें तो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। दैट मीन्स डू नॉट, या ये कह लेते हैं जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इनको प्रोपेगेट करने के लिए। बात किया जाए इनका नेचर कैसा होता है, तो इनके 2 नेचर देखे जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला नेचर होता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, और अगला नेचर देखा जाता है कि जो लाइट है वो वेव है, तरंग है और कण है। पार्टिकल नेचर किन में देखने को मिलता है, तो एक परिघटना होती है जिसको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर आकर के विद्युत चुंबकीय विकिरण गिरते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर के इंसिडेंट होता है, तो वहां से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर की तरफ। इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। वेव के बारे में बात करें तो वेव से किनको एक्सप्लेन किया जाता है, या कौन कौन से फिनोमेना होते हैं जिनको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। तो पहला होता है जैसे इंटरफेरेंस हो गए, दूसरा यहां पर होता है डिफ्रैक्शन,
डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, कई सारे फिनोमेना होते हैं जो इसकी सहायता से देखे जाते हैं। एक इफेक्ट को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे कहा जाता है व्यतिकरण, इसे कहते हैं विवर्तन। ठीक, ये तो बता दिया कि धातु की सतह पर अगर कोई रेडिएशन आकर गिरता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, कैसे नहीं निकलते हैं, इसके लिए क्लास 12th में पढ़ाया जाता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, वहां पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहां पर सिर्फ डेफिनेशन देख के आगे बढ़ जाते हैं। इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इंटरफेरेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो इंटरफेरेंस में जब कोई मीडियम दिया गया है उसमें लाइट वेव चलती हैं, तो लाइट वेव के सुपर इम्पोज होने की वजह से कहीं पर उजाला और कहीं पर अंधेरा होता है, या यूं कह लें कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती, कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाती है। मतलब यहां क्या हुआ, एनर्जी ने अपने आप को रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पुनर्वितरित कर लिया, इसी परिघटना को कहते हैं व्यतिकरण। विवर्तन क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्स्टेकल रखा जाए, लाइट रे आ रही हूं, अगर लाइट रे एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ पास हो रही हो, बीच में कोई शार्प एजेस रखी जाए, तीसरे किनारे रखे जाए, जिनसे क्या हो प्रकाश मुड़ जाता है, तो प्रकाश के इस मुड़ने की जो परिघटना होती है उसे हम कहते हैं विवर्तन। तो ये बातें हो गई प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विकिरण के कौन से भाग में ये आती है, तो विजिबल रेंज में आती है। विजिबल रेंज की जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है रफली, ठीक है। और वैक्यूम में भी चल सकती है, मतलब इनको चलने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डुअल नेचर शो करती हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। वेव नेचर में कुछ यहां लिखे गए हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है, ठीक है। अब बात करें कि जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, मेन टॉपिक, वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर जो लाइट रेस चल रही होंगी, जो लाइट चल रही होगी वो रे के फॉर्म में चल रही होगी। तो लाइट जो रे के फॉर्म में चलती हैं, रे के फॉर्म में चलती हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। और जो स्ट्रेट लाइन होती, रे होती है, रे का मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि उसमें सिर्फ एक ही लाइट रे होगी। जैसे हमने कहा कि कोई ये टॉर्च है, टॉर्च से लाइट रेज निकल रही हैं, यहां से पैरेलल लाइट रेज निकल रही हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर इसके जो ये लाइट रेज निकल रही हैं इनको बहुत 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 पतला कर दिया जाए तो क्या बनता है, एक लाइट रे बनती है, ठीक है। रे क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। जो किरण होता है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा कुछ होता नहीं, पढ़ने के लिए हम रे कंसीडर करते हैं, ठीक है। और वहीं जब बंडल ऑफ रेज कंबाइन होती है तो वहां प्रकाश पुंज बनती है। यहां पर बात किया जाए कि जो किरणें होती हैं वो एक तो यहां पर बीम जो बन रही है ये पैरेलल बीम है, या इसमें जो लाइट रेज है वो पैरेलल है, पैरेलल है। और बात किया जाए लाइट रेज कुछ ऐसी भी होती हैं, कुछ इस तरह की कि कहीं से आ रही हो, ऐसा लगे किसी पॉइंट पर कंबाइन होने वाली हैं, किसी पॉइंट पर कंबाइन होने वाली, तो ऐसा लग रहा है कि ये कन्वर्ज हो रही हैं, तो कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग को क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है, अभिसारी। और बात किया जाए कोई पॉइंट है, ऐसा लगे यहां से लाइट रेज इमर्ज हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो ये होती हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर दो ये हो गई। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट में लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल चलती हैं, ठीक है। याद ये रखेंगे कि जब भी हम यहां पर अभी पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें जो रे चल रही होगी वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा। उसमें एक्चुअली क्या होगा, बीम ऑफ लाइट जा रही होगी, बंडल ऑफ रेज होंगी, ठीक है। और जो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है उसको हम कहते हैं प्रकाश का सीधी रेखा में संचरण, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में, जैसे लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है। तो हम जानते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होती हैं जिनमें खुद की लाइट होती है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होती है जिनमें खुद की लाइट नहीं होती, किसी दूसरे के लाइट से इल्यूमिनेट होती हैं, या कह सकते हैं उनमें प्रकाश आता है, या यूं कह लेते हैं वे हमें दिखाई देती हैं, उन पर लाइट रेज आती हैं, गिरती हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती और वो दिखाई देती हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो है जिनके पास खुद की लाइट होती है, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होती है जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। एग्जाम्पल की बात की जाए कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब में खुद की लाइट होती है,
सन हो गया, सन में खुद की लाइट होती, कैंडल हो गया, लालटेन हो गए, आगे जितने भी होते हैं इनमें सब में खुद की लाइट होती। बात किया जाए कि यहां पर कौन सी एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है जिसकी वजह से हमें लाइट मिल रही है, तो यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में। ठीक है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही। यहां पर क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है लाइट में, लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही, नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल रही। यहां क्या है, यहां पर केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो रही है लाइट में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एग्जांपल हो गए लुमिनस ऑब्जेक्ट के। नॉन लुमिनस जो ऑब्जेक्ट होती हैं, जो अदीप्त वस्तुएं होती हैं, वो जैसे हो गई हमारी स्किन, ह्यूमन बॉडी की स्किन, बुक्स हो गई, किताबें, बुक्स हो गई, पेंसिल हो गया, मतलब जितनी भी चीजें जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती वो नॉन लुमिनस होती, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। इसे हिंदी में कहते हैं दीप्त और इसे कहते हैं अदीप्त, अदीप्त कहा जाता है, दीप्त और अदीप्त हो गए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि जो सरफेस होती है वो कितनी तरह की होती हैं। तो सरफेसेस के बारे में अगर बात करें तो सरफेसेस तीन होती हैं। पहली हो गई ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो जिसमें आर पार चीजें दिखाई देती हैं, प्रकाश आर पार जा सके, लाइट आर पार जा सके, मतलब उनसे होकर के पास हो सके। ट्रांसलूसेंट क्या होती है, तो ट्रांसलूसेंट होती है जिनमें लाइट जो होती है वो कंप्लीटली आर पार ना जा सके, मतलब पूरी तरह से आर पार नहीं जा सकती है, कुछ लाइट जो होती है वो आर पार जा सकती है, पार्शियली लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर जाती है। ओपेक में क्या होता है, वो कंप्लीटली क्या करती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो अपने से आर पार नहीं जाने देती हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वाटर और ग्लास हो गए, ये अपने से आर पार लाइट को जाने देते हैं। ट्रांसलूसेंट के बारे में बात करें, ट्रेसिंग पेपर हो गया, फ्लोरेस्टर ग्लास हो गया जो विंडो में काम आता है। तो अगर हम किसी गेट के सामने खड़े हों, जो कांच का बना होता है गेट, उसके सामने खड़े हों तो उसमें हमारी खुद की इमेज दिखती है और साथ में उसके आर पार में, मतलब वो दूसरी तरफ क्या वो भी दिखता है, मतलब वहां पर क्या है, पार्शियली प्रकाश जो है या लाइट जो है वो आर पार जा सकती है, तो वो क्या हो गए, ट्रांसलूसेंट हो गए। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक जिनमें क्या हम लाइट रेस को या फिर जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा लाइट का वो आर पार नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, ओपेक होगा, चीजें हमें नहीं दिखाई देंगी, अपारदर्शी होता है। ठीक है, तो ये अपारदर्शी होता है, ये पारदर्शी होता है और ये पारभासी होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ट्रांसलूसेंट का मतलब हो पाया पारभासी और ओपेक का मतलब अपारदर्शी। ठीक, बात करें कि जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं तो बेस्ट रिफ्लेक्टर के बारे में जान लें। ऐसे जिनकी सरफेस शाइन कर रही हो, ठीक है, पॉलिश होनी चाहिए ठीक से और वो स्मूथ होनी चाहिए। तो अगर ऐसी सरफेस है जो शाइनी है, पॉलिश्ड है, स्मूथ है, तो हम उसे बेस्ट रिफ्लेक्टर कंसीडर करते हैं। और इन सब के कंडीशन को जो पूरा करता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं मिरर। शाइनी होती है, वो कर्व सरफेसेस के बारे में भी बात की जाए तो भी है, मिरर में भी ऐसा होता है, स्फेरिकल हो चाहे वो प्लेन हो। ठीक है, बात करें कि पॉइंट सोर्स क्या होते हैं, तो पॉइंट सोर्स में ये ऐसा है कि कोई भी सोर्स पॉइंट सोर्स जैसा बिहेव किया जा सकता है, बस ये है कि वो हमसे दूर होना चाहिए। जैसे सन है, सन बहुत दूर है, अगर हम कोई ऑपरेटर्स लगाएं और उसके लिए हम कंसीडर करें सन को, तो सन को हम पॉइंट जैसा कंसीडर कर सकते हैं कि पॉइंट सोर्स है। वैसे ही कोई लाइट सोर्स है, अगर बल्ब है, रूम के अंदर बल्ब है, जैसे यहां पर ये बल्ब लगा है, इसको पॉइंट सोर्स जैसा कंसीडर किया जा सकता है, माना जा सकता है कि ये बिंदु रूप में वस्तु होगी। कब होगी, जब इससे हम बहुत दूर पर जाकर के देखें तो पॉइंट सोर्स जैसा होगा, बिंदु स्रोत होगा ये। बात करें कि अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, तो तीन फिनोमेनन होते हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। ठीक है, दूसरा होने को क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है, आगे पढ़ेंगे हमें भी रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हो सकता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। रिफ्रैक्शन को क्या कहा जाता है, तो अपवर्तन कहा जाता है हिंदी में। तो होने को ये तीन फिनोमेना हो सकते हैं,
अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट रे आकर इंसिडेंट होती हैं। अवशोषण का मतलब ये क्या है कि अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर ली जाए, ठीक है। और अगर बात करें रिफ्लेक्शन के बारे में, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सरफेस पर लाइट गिरे और उसी मीडियम में वापस चली जाए, या मतलब जिधर से आई है, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाए। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली जाए। वो आगे देखेंगे कि बेंडिंग होती है, विदाउट बेंडिंग जाती है, वो इंसिडेंस पर निर्भर करेगा कि हाँ इंसिडेंट रेज कैसी आ रही हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, a part of light is bouncing back to the first medium, this is known as reflection। अगर दो अलग अलग मीडियम है, उनका इंटरफेस बना हुआ है, या कह सकते हैं कि दो मीडियम को सेपरेट करने वाली अगर कोई इंटरफेस है, उस पर लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती है, तो जो पार्ट, कुछ पार्ट तो मतलब एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्रैक्ट होता है, उन सब के बारे में नहीं, जो पार्ट उसमें क्या होता है कि जो सेपरेट करने वाली दोनों मीडिया हैं उसमें से लाइट रे कुछ एब्जॉर्ब हो गई, अगर हो गई तो, नहीं हुई तो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ भाग जो होता है वो सेम मीडियम में वापस चला जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। तो जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, दो माध्यमों को पृथक करने वाली परिसीमा से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाने की परिघटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन हिंदी में, वो इंग्लिश में डेफिनेशन हो गई। अब अगर इससे हम देखें बना करके तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ये हो गई सरफेस बाउंड्री हो गई, इस पर जो लाइट रे आकर के इंसिडेंट वो गिरती हैं उनको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, हिंदी में कहा जाता है इन्हें आपतित किरण, आपतित किरण कहा जाता है। जिस बिंदु पर ये आकर के गिरती हैं, जिस पॉइंट पर आकर गिरती हैं उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक है। अब बात किया जाए कि जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस पॉइंट पर आकर के गिरती हैं वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पर एक उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया। अब बात किया जाए कि इधर क्या बनने वाली हैं ये, तो नॉर्मल बन गया, इंसिडेंट रे आ गई। अब ये क्या करेंगी, सरफेस से टकराएंगी, सरफेस से टकराने के बाद सेम अपने मीडियम में चली जाएंगी। तो सेम मीडियम में जो जाती हैं रेज, इनको कहा जाता है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रेज थी उनको मैंने बता दिया, जो आकर के गिरती हैं वो इंसिडेंट रे हैं, जो टकराने के बाद वापस चली जाती हैं या बाउंसिंग बैक जो होती है लाइट की, वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती हैं वो। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पर वो गिरती हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, और उस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, अभिलंब होता है या नॉर्मल होता है। बात किया जाए कि जो नॉर्मल होता है और इंसिडेंट रे होती हैं, इनके बीच के एंगल को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। दूसरा, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसे कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहा जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। और जिस बिंदु पर गिरती हैं वो आपतन बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये बेसिक आइडिया होता है, किसी सरफेस के ऊपर अगर लाइट रे आकर इंसिडेंट होती हैं, वो सरफेस पर डिपेंड करेगा कितना भाग वो रिफ्लेक्ट करती है, कितना भाग वो एब्जॉर्ब कर लेता है,
उनके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी ये जान लेते हैं कि जो मिरर्स होते हैं इन जनरल हम उन्हीं की सरफेस को काम में लेते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो लाइट उन पर इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाउंसिंग बैक होती है लाइट की वहां से। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशन हो गई। क्या होती हैं रेज, उनमें क्या क्या होता है। जो आती हैं उनको हम आपतित किरण कहते हैं, जो वापस जाती हैं उनको हम परावर्तित किरण कहते हैं, उन पर जो लंब होता है वो अभिलंब नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अब और वो रिफ्लेक्शन के लॉज में पहला लॉ क्या है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट, किसी सरफेस के पॉइंट पर, तो उस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण, और नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु के जो अभिलंब होता है खींचा जाता है, वो सब के सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अगर इसको हम 3D में देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये कैसा है, फिगर वैसे बनाया गया है, कोशिश की गई है। ये प्लेन है मिरर का प्लेन, ठीक है, या कह सकते हैं हमारी सरफेस है। दूसरा है यहां से लाइट रेज आ रही हैं, देखना है चीजों को। तो अगर यहां से देखते हैं कि लाइट रेज आकर के गिर रही हैं, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। और यहां जिस पॉइंट पर ये आकर के गिरती हैं, ये क्या हो गया, पॉइंट ओ हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब अगर बात किया जाए, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है डॉटेड से, ये क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब है। ये तीनों के तीनों जिस प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और जिस प्लेन में लाई करते हैं उसे कहा जाता है प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का तल कहा जाता है हिंदी में इसे। तो पहला लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दो मीडियम को सेपरेट करने वाले जिस बिंदु पर लाइट आकर के गिरती हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल के साथ में ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या है, तो दूसरा लॉ है हमारे पास कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अगर पहले लॉ को हिंदी में लिखें तो क्या होगा, आपतित किरण, आपतित किरण। दूसरा क्या होता है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है, आपतन कोण जो आई होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल आर के बराबर होता है। ठीक है, तो एंगल, और देखते हैं कि प्लेन मिरर अगर है तो उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन दो तरह से करते हैं। अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ है, मान लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। प्लेन मिरर कैसे बनता है, एक ग्लास लिया जाए और उस ग्लास से क्या किया जाएगा, उसकी दूसरी सरफेस को क्या करते हैं हम, कलर कर देते हैं, या यूं कह लेते हैं पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर की पॉलिश की जाती है। सिल्वर की पॉलिश इसलिए क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट 98% लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अब यहां पर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, जो इमेज होती है उसकी डेफिनेशन अगर हम यहां लिखें तो इमेज क्या होती है, इमेज होता है इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जो परावर्तित किरणें होती हैं उनका कटान बिंदु होता है। तो अगर ये इमेज क्या है, परावर्तित, जो परावर्तित किरणें हैं उनका कटान बिंदु है और हम बनाना चाहते हैं इमेज, तो इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 रे रिक्वायर्ड होती हैं, मिनिमम 2 रेज, 2 किरणें हमें चाहिए होती हैं। तो अगर 2 किरणें हमें चाहिए तो क्या करना होगा, यहां से हम लेकर के चलते हैं, एक प्रकाश किरण ऐसे गई, लाइट रे ऐसे गई, यहां पर 90 डिग्री पर जाकर के इंसिडेंट
नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि सतह पर जो अभिलंब खींचा जाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन में आएगा, तो एंगल आई की वैल्यू 0 बनेगी, तो आर भी 0 होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में लाइट रे वापस चली जाएगी। तो अगर इसी डायरेक्शन में लाइट रे वापस चली गई तो अब हमें दूसरी लाइट रे यहां पर भेजनी चाहिए। दूसरी लाइट रे हम किसी एंगल पर भेज देते हैं, सपोज ऐसा कोई एंगल बना है। अगर इस एंगल पर लाइट रे गई हैं तो यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड रहेंगे। हम क्या करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई इज इक्वल टू आर को बनाते हैं। यहां नॉर्मल बना दिया, आई यहां है, तो लाइट रे जो आई है ये वापस जाएगी कुछ इस तरह से, जितने एंगल पर आई थी लाइट रे उतने एंगल पर वापस चली जाएगी, तो ये एंगल आर हो गया, आई इज इक्वल टू आर रहेगा। अब ये लेफ्ट साइड में कहीं मिलने वाली है नहीं, तो अगर लेफ्ट साइड में कहीं नहीं मिल रही है तो इनको हम पीछे बढ़ा देते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो कहीं मिलती हुई देखा जाएगा तो अपीयर होंगी। ये यहां पीछे बढ़ा दिया, इसको इधर पीछे की तरफ बढ़ा दिया, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ओ थी, ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनेगी आई, तो यहां पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज भी कैसी है, पॉइंट इमेज है, ठीक है, बिंदु रूप में इमेज भी बनी है। तो हमें अगर प्लेन मिरर, ये क्या था, प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर से जब भी कभी हमें इमेज फॉर्मेशन करवाना हो तो इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर रखी जाए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखी जाए जिसकी कुछ लंबाई हो, जैसे मार्कर है, अगर इसको किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए इसकी इमेज कैसे बनेगी, तो वो भी बनाना सीख लेते हैं। ये हो गया प्लेन मिरर। यहां पर हम लोगों ने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक प्लेस कर दी है, नाम है इसका ए और बी। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी, तो हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, वो नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बनी होगी। इमेज बनाने के लिए हमें एक पॉइंट की इमेज बनाएंगे, अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड की इमेज बना लेंगे। क्या होगा, फिर उसके बाकी के बीच के पॉइंट की जो इमेज होगी उन्हीं के बीच में लाई करेगी। तो दोनों पॉइंट की इमेज अगर बनाए हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से लाइट रेज जाएंगी, नॉर्मल इंसिडेंस होगा, तो नॉर्मल होगा तो ये क्या करेंगे, उसी डायरेक्शन में फिर से वापस जाएंगी, यहां पर भी इस डायरेक्शन में जाएंगी और फिर वापस से इसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। अब हमें क्या करना है, एक एक रेज तो जा चुकी है, एक रे यहां से गई, दूसरी यहां से गई। अब हमें बी के लिए बताना है, तो बी के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट करवा ली। तो अगर यहां पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है तो इसके साथ क्या होगा, आई इज इक्वल टू आर होल्ड करेगा और ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। बात किया जाए कि इसके लिए क्या होगा, तो यहां पर इंसिडेंट होगी ये लाइट रे, तो ये इधर चली जाएगी, यहां पर भी आई इज इक्वल टू आर होल्ड करेगा। अब क्या करना है, इनको पीछे बढ़ाना, देखना कहां मिलेंगी। तो अगर बी पॉइंट की इमेज चाहिए तो बी पॉइंट की पहली रे यहां है और दूसरी रे यहां है, इनको हमें देखना है कि क्या हो रहा होगा। तो बी पॉइंट के लिए, एक मिनट, ये बी पॉइंट के लिए पहली इमेज यहां है और दूसरी इमेज यहां है बी पॉइंट की। हमें क्या करना है, इनको देखना कहां मिलेंगी। तो एक्चुअली ये लेफ्ट साइड में तो कहीं मिलेंगे नहीं, पीछे बढ़ा देते हैं इनको, तो पीछे बढ़ाएंगे तो यहां कहीं जा रही हैं, इसको पीछे बढ़ाएं तो यहां कहीं पर हमें बी की इमेज मिल जाएगी। इसी तरह अगर बात किया जाए ए की इमेज, तो ए के लिए क्या होगा, पहली लाइट रे तो ये हो गई, दूसरी लाइट रे कहां चली गई है, तो दूसरी लाइट रे ये है, 2 नंबर लाइट रे ये है। मतलब इसको पीछे बढ़ाया जाए और इसको पीछे बढ़ाया जाए तो देखेंगे कहां पर मीट करती हुई हमें अपीयर होती हैं, ये यहां पर कहीं पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। तो अगर हम इमेज बनाएं तो यहां पर ए और बी की इमेज बना ली गई, तो ए डैश हो गया ये और वो बी डैश हो गया। बाकी के जितने पॉइंट होंगे ऑब्जेक्ट ए बी के, उन्हीं बीच में इमेज बना रहे होंगे, तो इसको हम डॉटेड करके मिला देते हैं और ये बन गई इमेज। ठीक है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगी तो इस तरह से इमेज फॉर्मेशन करना है हमें, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी तो इस तरह से इमेज फॉर्म करेंगे। डायरेक्ट बात कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। जहां पर देख भी सकते हैं हम लोग कि इमेज जो बन रही है वो एक्चुअली रेज यहां पर मीट नहीं कर रही हैं। इमेज के बारे में हम लोग लिख रहे हैं तो यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि इमेज में अगर एक्चुअली अगर मीट करती हैं तो रियल इमेज बनेगी, और अगर अपीयर होता है
कि वो मीट करेंगी तो वहां पर इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं कि जो रियल इमेज बनती है, इसके बारे में यही कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि रियल इमेज जो होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ये उल्टा होती है। वास्तविक जो होगी, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये प्रतिबिंब कैसा होने वाला है, सीधा होने वाला है। तो हमने अभी जो इमेज फॉर्मेशन किया है इस मिरर से, इसमें क्या है, सीधी इमेज बन रही, वर्चुअल हो गई, और एक्चुअली ये मीट भी नहीं कर रही थी इसलिए वर्चुअल हो गया। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, और वर्चुअल इमेज के साथ में क्या होगी, वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी और आभासी होगी। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखी जाएगी मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी। यहां पर लास्ट पॉइंट लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और ये हमारा कौन सा हाथ है, राइट हैंड है, दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, तो इमेज में हमें क्या दिखाई देगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड दिखाई देगा। मतलब राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हो जाता है। अगर हम मिरर के सामने खड़े हों, राइट हैंड में मार्कर को पकड़ रखा, दाहिने हाथ में मार्कर है हमारा, तो मिरर में कैसा दिखाई देगा, मिरर में बाईं साइड में दिखाई देगा, ये कि बाएं हाथ में हमने लिया है इस मार्कर को। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, पार्श्विक रूप से उल्टा कहा जाता है इसे, पार्श्विक रूप से उल्टा। यहां पर एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इमेज फॉर्म करनी है हमें, कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जिसकी इमेज बनानी है प्लेन मिरर में, तो कंप्लीट इमेज को देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, मिरर की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो वो आधी रहनी चाहिए। यहां से देख सकते हैं आधी रहनी चाहिए। द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर शुड बी हाफ ऑफ द पर्सन्स हाइट। अगर कोई आदमी है तो उसकी आधी लेंथ का अगर मिरर है तो वो अपनी कंप्लीट इमेज को देख सकता है क्लियरली उस मिरर के अंदर। तो ये था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस, और उनमें जो इमेजेस बनेंगी उनका नेचर कैसा होगा, वो कहां पर बनेंगी, उनके बारे में बात हो गई। आगे बात करते हैं जो स्फेरिकल मिरर, जो हम लोगों ने भी सिलेबस में देखा था। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, स्फेरिकल या कह सकते हैं किसी ग्लास स्फेयर का पार्ट होते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई ग्लास स्फेयर है, इस ग्लास स्फेयर से कुछ पार्ट को कट किया जाए, जैसे इस पार्ट को कट कर लिया गया, इस पार्ट को कट कर लिया गया, इस पार्ट को कट कर लिया गया। जब भी कभी स्फेरिकल सेल, ग्लास का जो स्फेरिकल सेल होता है उससे जब भी कट किया जाएगा तो जो छोटा वाला पार्ट होता है उसी को पॉलिश किया जाता है और मिरर बनाया जाता है इन जनरल। तो अगर हम इनके पार्ट को कट करके अलग करें तो ये कैसे होंगे, तो कुछ ये ऐसे हमें दिखाई देंगे। इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, और इधर वाला जो पार्ट होगा वो कैसा बनेगा, ये तो पार्ट ऐसा बन गया, और इधर वाला जो पार्ट होगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब अगर हम इनमें पॉलिश कर दें तो अगर इनर साइड जो है इसका, अंदर वाला भाग, इसे पॉलिश कर दिया जाए तो बाहर वाला भाग क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी बाहर वाली। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है, तो ऐसे मिरर को कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण। और बात किया जाए कि बाहर वाला जो भाग है, उभरा हुआ भाग है, ये भाग है, अगर इसमें पॉलिश बाहर की तरफ की गई तो इनर जो सरफेस होगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। तो ऐसे जो मिरर होते हैं उनको कहा जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इनके यूजेस भी पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। इसे हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं जो मिरर होते हैं, वो किसी स्फेयर का पार्ट होते हैं। कोई ग्लास का स्फेयर होगा, उससे कट करके कुछ भाग को अलग किया जाए, उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए तो हमें स्फेरिकल मिरर्स मिलते हैं। वो दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होता है और कॉनकेव होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनसे जुड़े कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लिया जाए।
तो पैरामीटर्स में सबसे पहले बात करते हैं, जिस स्फीयर से इन्हें काट के अलग किया जाता है उसका जो सेंटर होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। इस सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सी को हम क्या कहते हैं? इस सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में अगर बात करें अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, तो जो यहाँ लाइन हमने खींच रखी यहां से यहां तक की, ये पोर्शन क्या है? अवेलेबल है किसके लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये पोर्शन जो है वो क्या है? क्या है? पोर्शन अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए जो पोर्शन अवेलेबल होता है इसी को कहा जाता है अपर्चर ऑफ मिरर। अपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो भाग परावर्तन के लिए होता है उस भाग को क्या कहा जाता है? दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब बात की जाए कि जो ये पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि जो यहां से कट हुआ, यहां से कट हुआ, इसका अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया जाए, मतलब जो भी हम लोगों ने पार्ट से काट करके अलग किए हैं यहां से, इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर लिया जाए। सपोज यहां पर आ रहा ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पर आ रहा है, तो जो कट वाला पार्ट होता है जिसको हमने कट करके अलग किया है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहलाता है पोल। ये क्या है? पोल है। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जिसे हम पोल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर पोल होता है। अब बात की जाए कि सी और पी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर इसके बारे में देखा जाए, यहां कहीं पर मान लेते हैं सी है, इसका सी यहां कहीं पर है, यहां पास में यहां कहीं पर है, और इसका सी यहां कहीं पर है। इनको हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग मिरर है ये। तो यहां ये सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको जो मिलाने वाली लाइन होती है इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, हिंदी में इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, इसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है, इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हो गई, डेफिनेशन हो गई। इसमें एक और डेफिनेशन आती है, उस डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो वो ये होती है कि अगर ये कोई मिरर है, मिरर के ये पी हो गया, यहां कहीं पर सी लिखा है, अगर पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, समांतर किरणें आ रही हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पर कट करती हैं इस प्रिंसिपल एक्सिस को, वहां पर बनता है प्रिंसिपल फोकस। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात गुजरती हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज, वो क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस बनता है। एफ से इसे हम डिनोट कर देते हैं। अब बात करें यहां कुछ डिस्टेंस के बारे में, तो जो सी से लगा करके पी तक की डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहां पर एफ से लगा करके जो पी तक की डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो मिरर में काम आते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन को एक बार देखें तो यहां पर देख सकते हैं लिखे हैं। अपर्चर क्या होता है? वो पोर्शन जो अवेलेबल होता है किस चीज के लिए? रिफ्लेक्शन के लिए। ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोल, ध्रुव कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो मिरर जिसका पार्ट होते हैं जिस स्फीयर का, उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सी से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, मुख्य अक्ष होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है जिस स्फीयर से मिरर को कट करके अलग किया जाता है उसकी जो रेडियस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। या यूं कह लेते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो, फोकस क्या होता है? द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर टू विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज और दे अपीयर टू कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पर मिलती हैं, मिलती हुई अपीयर होती हैं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इस वाले केस में हमने देखा कि अगर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं, यहां पर लाइट रेज आकर इंसिडेंट होती हैं
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास करती हैं उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर बात किया जाए दूसरे वाले मिरर के केस में, इस वाले मिरर के केस में, तो यहाँ पर जो लाइट रेज होती हैं अगर पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर होती हैं। ऐसा यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करने के बारे में बात करें तो नॉर्मल यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से ड्रॉ किया जाता है, तो ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो उस पर नॉर्मल ड्रॉ करने का मतलब उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है तो उसका पहले स्फेयर कंप्लीट करो और उसके सेंटर से उस पॉइंट पर एक रेडियस खींच दो और रेडियस क्या करेगी, नॉर्मल का काम कर रही होगी। ऐसा हो गया। इसमें बात याद रखेंगे कि ये फोकस पर तभी मिलती हैं जब ये रेस कैसी होती हैं, पैराएक्सियल रेज होती हैं। पैराएक्सियल रेज क्या होती हैं, ऐसी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती हैं और उसके पैरेलल होती हैं। और मार्जिनल रेज होती हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर होती हैं, वो कहाँ मिलती, फोकल प्लेन में मिलती, फोकस पर नहीं मिलती। फोकल प्लेन क्या होता है, अ प्लेन पासिंग, एक प्लेन होगा, एक तल होगा जो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होने वाला है। फोकल लेंथ के बारे में देख लिया। फोकल लेंथ क्या होती, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती वो फोकल लेंथ होती। अब अगर हम आगे बढ़ें, देखें कि जो ये नेचर होता है इन मिरर्स का वो कैसा होता है, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि रेस जो होती हैं वो मार्जिनल, तो अभी देखा कि जो पास में नहीं होती प्रिंसिपल एक्सिस के वो मार्जिनल, जो पास में होती वो पैराएक्सियल होती। लेकिन हम लोगों ने बीम देखा था तो वहां देखा था कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्जिंग भी हो सकती है और डाइवर्जिंग भी हो सकती है। तो अगर हम यहां पर इस मिरर के बारे में बात करें, ये मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। यहां पर ये इसका हो गया P, यहां पर F है, फोकस है, यहां पर C है। यहां पर अगर लाइट रेस इंसिडेंट करवाई जाए, ये लाइट रेज आ रही हैं ऐसा हमने मान लिया, पैराएक्सियल लाइट रेज हैं, ये ऐसी लाइट रेज आ रही हैं। तो पैरेलल जो लाइट रेज आ रही हैं तो इनकी टेंडेंसी हमने भी देखी, कहां पर ये मिलती हैं, फोकस पर जाकर के मिलती हैं, या जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो फोकस होता है तो फोकस पर जाकर के मिलती हैं, ये ऐसा। तो यहां पर ये क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो यहां पर इसका कौन सा नेचर देखने को मिल रहा है, कन्वर्जिंग मिरर है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, अभिसारी दर्पण है। तो याद रखेंगे कि जो अवतल दर्पण होता है उसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, मतलब कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। लेकिन अगर बात किया जाए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग नेचर शो करता है। कैसे, यहां पर ये P हो गया, यहां F हो गया, यहां कहीं पर C है। लाइट रेज क्या है, पैरेलल आ रही हैं, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं। इनकी टेंडेंसी क्या है, ये फोकस से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर होंगी, तो कुछ ऐसा बनने वाला है इनके साथ, ये ऐसा कुछ होने वाला है, ये यहां से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर हो रही हैं। तो इसने क्या किया, रेज को क्या किया, स्कैटर कर दिया, फैला दिया। तो यहां पर इसका कौन सा नेचर है, तो ये डाइवर्जिंग नेचर शो करेंगी, डाइवर्जिंग नेचर शो करेंगी। तो डाइवर्जिंग, इसे हम मिरर कह सकते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं, अपसारी दर्पण कहा जा सकता है, ये है, इनके नेचर हो गए। तो कॉनकेव जो होता है वो रेस को कंबाइन करता है तो इसमें कन्वर्जिंग नेचर देखने को मिलता है, ये डाइवर्ज करता है तो इसमें डाइवर्जिंग नेचर देखने को मिलता है। तो ये हो गई नेचर ऑफ मिरर। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे हम लोग, जो अभी लेंथ पढ़ी है उन सबके साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जिस डायरेक्शन में चलती है वहां की डायरेक्शन जो होती है वो कैसी कंसीडर की जाती है, पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लाइट रे जो प्रोपेगेट कर रही, लाइट रे जो जा रहे हैं उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अपवर्ड जो डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, और लाइट रेस के प्रोपेगेशन की जो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन,
उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, तो उसे कंसीडर किया जाता है नेगेटिव। जितनी भी डिस्टेंस होती हैं वो कहाँ से मेजर की जाती हैं, तो सारी की सारी वो पोल से मेजर की जाती हैं। डिस्टेंस जितनी भी हैं वो सारी पोल से मेजर की जाएंगी। इन जनरल अगर हम बात करें, ये तो साइन कन्वेंशन होता है यहाँ पर, लेकिन अगर हम किसी मिरर के बारे में बात करें तो ये मिरर हो गया। इस मिरर में अगर लाइट रेज के बारे में बात करें, कुछ इधर से लाइट रेज आ रही हैं, ये ऐसा पैरेलल हो रहा है, ये ऐसा कुछ जा रही हैं, तो यहाँ पर जो होता है P, इसे हम ओरिजिन जैसा ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु मान सकते हैं। तो इसके इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिखेंगे, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लिखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिखेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लिखेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन यूज करते हैं हम लोग इन जनरल, जब भी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, इनके फार्मूले डिराइव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइट जिस डायरेक्शन में चलती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन कंसीडर की जाती है। लाइट प्रोपगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो अपवर्ड होती है वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड, नेगेटिव रखी जाती है। और सारी डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। अगर यहां से देखें कि रिलेशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर ये कोई मिरर बना हुआ है, ये कोई मिरर है, यहां पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है, यहां पर F है, यहां कहीं पर C है। अगर लाइट रे यहां पर आ रही, मान लेते हैं कोई पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो ये पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो हमने अभी देखा था कि जो ये डिस्टेंस होती है यहां से लगा करके यहां तक की डिस्टेंस, पोल तक की डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। लेकिन अगर बात किया जाए कि फोकस से लगा करके पोल तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो फोकल लेंथ कहा जाता है। यहां आप लोगों ने रिफ्लेक्शन जो करवाया है, इसका मतलब नॉर्मल तो ड्रॉ किया होगा, तो नॉर्मल कहां से, C से ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी कर्व्ड सरफेस पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो C से ड्रॉ किया जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब अगर हम यहां से देखें कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो फॉर स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर, अगर मिरर का जो अपर्चर है, दर्पण का द्वारक है, जो छोटा है, तो हम कहते हैं कि जो F होता है वो R/2 के बराबर होता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं इन जनरल R जो होता है वो 2F के बराबर होता है। ये हमारे पास रिलेशन निकल के आता है। तो ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अगर इसके डेरिवेशन को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइट की देख सकते हैं, वो बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे इसके जितने भी डेरिवेशन है। तो अभी हमें इसे फार्मूला यूज करना था, तो F = R/2 होता है, R = 2F रखा जाता है। स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तब तक ये वैलिड रहेगा। अगर इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें हम, तो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है हमें और उसकी फोकस दूरी दे रखी है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें मिले तो उनके डाटा को हम लिख लेते हैं पहले जो दिया होगा। तो दिया क्या क्या है, तो गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है फोकल लेंथ दे रखी है। फोकल लेंथ को हमें अब साइन कन्वेंशन के साथ यूज करके अगर लिखना चाहे तो साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि ये होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C, और ये होता है दूसरा कॉन्वेक्स मिरर जिसमें यहाँ पर P होता है, यहाँ F होता है, यहाँ कहीं पर C होता है। तो अगर हम यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करें तो पोल से लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, क्योंकि लाइट इधर से इधर की तरफ जा रही होंगी, तो ये डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ होगी वो भी नेगेटिव रखी जाएगी, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हम नेगेटिव रखेंगे। लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ को पॉजिटिव, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम पॉजिटिव रखेंगे। तो याद रखेंगे कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की जो होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव लिखी जाती है। रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होती है वो भी नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की और इसकी पॉजिटिव रखी जाती है। तो F दिया गया है कॉनकेव मिरर के लिए, तो -40 सेंटीमीटर हम लगा के लिख सकते हैं साइन के साथ। हमें बताना क्या है, R की वैल्यू बतानी है। तो हमने पढ़ा R = कितना होता है, 2F होता है। तो 2 × F की वैल्यू कितनी है, तो -40 है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी निकल के आएगी, 80 सेंटीमीटर निकल के आएगा नेगेटिव साइन के साथ।
लेकिन इन जनरल हमें डिस्टेंस सिर्फ बतानी हो तो हम कह देंगे हाँ 80 सेंटीमीटर होगा। इसका क्या आंसर है, तो आंसर देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर होगा। आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना हो तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या कौन कौन से हम नियमों के आधार पर तय करते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी या लाइट रेज कहाँ कहाँ जा रही होंगी। तो पहला है कि अगर कॉनकेव मिरर है, लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं, ये ऐसा हो गया, ये मिरर बन गया, इस मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती हैं, वो फोकस से पास करती हैं। दूसरा है कि अगर यहां पर कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो अगर ये कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव था, ये क्या है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर होगा और पैरेलल लाइट रेज आ रही होंगी, तो इनके साथ क्या होगा, तो ऐसा ये लगेगा कि ये फोकस से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर हो रही हैं। यही बात उस पर लिखी गई है। तो अगर लाइट रेज पैरेलल आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मिलती हैं या फोकस पर मिलती हुई अपीयर होती हैं। मिलेंगी किसमें, कॉनकेव में, अपीयर किसमें होंगी, कॉन्वेक्स में। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि अगर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट होती हैं और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएं, मतलब अगर हम लोगों ने यहां पर कोई मिरर लिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, यहां पर क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और लाइट रेज आकर इंसिडेंट हो रही हैं कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही, यहां से जा रही हैं सी से। इसमें भी यही, यहां कहीं से आ रही है और ऐसा लग रहा कि ये सी पर जाकर के गिरने वाली हैं यहां पर। तो जो सी पर इंसिडेंट होती है लाइट रेज, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को रिट्रेस करती हैं, तो ये वापस लौट जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट के बारे में है कि अगर लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होती हैं, प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही हैं। मिरर बना लेते हैं, इस मिरर में यहां पर P, यहां F है, यहां C है, पास कहां से हो रही हैं, इस बार फोकस से पास हो रही हैं, तो फोकस से पास होंगी तो क्या होगा, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहां से ड्रॉ होता है, तो नॉर्मल ड्रॉ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर C से। तो जितने एंगल पर ये आई हैं उतने एंगल पर इन्हें क्या होगा, जाना होगा, तो ये R होगा। तो जो लाइट रेज आती हैं फोकस से पास होती हुई इंसिडेंट होती हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, स्फेरिकल मिरर के केस में वो क्या होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा अगर बात किया जाए कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहां पर P हो गया, यहां F हो गया, यहां C हो गया। लाइट रेज कहां इंसिडेंट हो रही हैं, ऐसा लगता है फोकस पर आकर के गिरेंगी। तो अगर फोकस पर आकर के गिर रही होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें जो इमेज फॉर्मेशन में काम आता है कि अगर लाइट रेज सीधे कहां पर गिर जाए, तो ये गिर रही हैं, मान लेते हैं इस बार पोल पर, इस पॉइंट पे हमने पोल पर इंसिडेंट करवाया, तो ये F हो गया, ये C हो गया। तो अगर पोल पर आकर लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं तो जितने एंगल बना करके लाइट रे आकर के इंसिडेंट होती हैं वो क्या होंगी, उतने ही एंगल पर यहां से वापस चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि C से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ होगा तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वैलिड रहेगा। तो जितने एंगल पर आएंगे उतने एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी सेम वही है, यहां पर लाइट रेज आएंगी, जितने एंगल पर आकर के गिरेंगी उतने एंगल पर यहां से पास हो जाएंगी, ध्यान रखेंगे। तो इन लॉज को हम ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर के थ्रू। अगर हम बात करें कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, तो इमेज अगर इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है और इमेज हमें बनानी है, तो जब भी कभी इंफिनिटी के बारे में बात की जाती तो कहते हैं वहां से लाइट रेज जो होती हैं वो पैरेलल आती हैं, P F, ये C बन गया। तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आएंगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, यहां पर ये ऐसा, ऐसे लाइट रेज आ रही होंगी। हम सिर्फ दो कंसीडर करते हैं
ये क्या होगा, पैरेलल लाइट रेज कहाँ से पास होती हुई अपीयर होती हैं, तो फोकस से पास होती हुई अपीयर होती हैं, तो यहाँ कहीं पर पास होती हुई अपीयर होंगी ये। तो एक्चुअली ये मीट तो नहीं कर रही हैं लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं। तो नेचर अगर हम लिखें तो नेचर में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे कि ये रियल नहीं है, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, और ये बहुत छोटी बन रही, तो हम इसे लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। हम कह सकते हैं पॉइंट फॉर्म में इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है, इसके अलावा कोई भी केस अगर है, इसके अलावा कोई केस है, बी पॉइंट हम कहीं पर भी रख दें ऑब्जेक्ट को इसके अलावा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है वो फिक्स पैटर्न में मिलता है। हाँ, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, यहां पर P हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ C हो गया। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में कहीं पर भी हम प्लेस कर देते हैं। मान लिया ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर प्लेस किया गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, नाम है इसका AB। अब इसकी इमेज बनानी है हमें, तो अगर इसकी इमेज बनाएंगे तो यहाँ पर ये लाइट रेज गई, तो ये पैरेलल लाइट रेज हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई अपीयर होंगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही हैं। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम यहाँ पर एक इंसिडेंट करवा लेते हैं, कोई भी एक लाइट रे और चाहिए दूसरी, तो मान लेते हैं ये यहाँ से गई और ये इधर चली गई। अब इनको अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ कहीं पर मिलेंगी और यहाँ मिलेंगी, तो इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर। तो ये इमेज बन गई किसकी, यहाँ पर B डैश बन जाएगा, यहाँ A डैश बन जाएगा। तो अगर P के इधर साइड में इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी पॉइंट पर इमेज ऑब्जेक्ट रखी जाती है, तो उसकी इमेज P और F के बीच में हमेशा बनने वाली है। बात किया जाए कि यहाँ इमेज का नेचर कैसा होगा, तो नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। सबसे पहला बता देंगे कि ये कैसा है, इरेक्ट है, सीधा है, वर्चुअल है, वर्चुअल है, और ये कैसा है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा है। ठीक है, उतना बड़ा नहीं जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इसकी पोजीशन कम ज़्यादा होगी तो P और F के बीच में इमेज बनेगी, लेकिन उसकी भी हाइट कम ज़्यादा हो सकती है। आगे बात करें, यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि केवल दो केस बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा या ऑब्जेक्ट को हम P के बियॉन्ड रखें इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी, तो इमेज फॉर्मेशन P और F के बीच में होगा और उसका नेचर हमेशा ऐसा काम करेगा। इमेज कभी भी बड़ी नहीं होगी, छोटी ही रहेगी। हाँ, कभी एक इधर हम खिसका दें या इसको इधर खिसका दें तो इमेज यहां पर लेफ्ट और राइट खिसकेगी, वो देखेंगे अलग, लेकिन इमेज हमेशा छोटी ही रहेगी। अगर बात किया जाए कि जो कॉनकेव मिरर होता है उससे अगर इमेज फॉर्मेशन किया जाए तो इसके कई सारे केस बनते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगी तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो ये हो गया मिरर। इस मिरर में यहां पर ये पोल है, ये F है, ये C है। ठीक है, और इसमें जहां पर लाइट रेज आएंगे इन्फिनिटी से पैरेलल, हम लोगों ने अभी देखा कि पैरेलल लाइट रेज आती है इन्फिनिटी से, तो कहां मिलेंगी, ये फोकस पर मिलेंगी। तो अगर ये फोकस पर मिलेंगी तो फोकस पर इमेज बनेगी, इस बार रियल में मिल रही हैं। तो नेचर ऑफ इमेज अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, नेचर कैसा होगा, रियल में मिल रही हैं तो रियल होगा। रियल कैसा इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, इन्वर्टेड हो गया। और क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड होगा, बिल्कुल होगा, डिमिनिश्ड होगा। इवन हम यहां पर लिखें तो लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा, पॉइंट फॉर्म में बनेगा। अब इसके अलावा हम इमेज को प्लेस करना शुरू करते हैं, एक करके बी पॉइंट में देखते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन C एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और C, बियॉन्ड C कह सकते हैं, इन्फिनिटी और C के बीच में भी कह सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन देखते हैं क्या बनेगा। इमेज फॉर्मेशन में यहां पर लाइट रेज आ रही हैं, ये P हो गया, ये F हो गया, यहां C चला गया। इसको देखें तो क्या बनेगा, ये यहां पर ऑब्जेक्ट कहीं पर प्लेस की गई है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम A और B रखा गया है। यहां से हमें दो लाइट रेज चाहिए, तो दो लाइट रेज चाहिए, तो एक ये लाइट रे चली गई पैरेलल। पैरेलल कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, हमने अभी लॉ देखे। दूसरी इस बार हम पास करवा देते हैं, चलो सपोज C से पास कर रही है, तो C से पास करेगी। तो अगर यहां कहीं पर मिरर है,
ये मिरर है, यहाँ पर भी मिरर है। तो अगर सी से पास करती है तो वो वापस लौट जाएगी, इधर आई तो थी लेकिन सी से वापस लौट जाएगी उसी पाथ में, मतलब यहीं कहीं पर ये मिलने वाली है। तो ये भी है तो उसका ये ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगा। इमेज देखो छोटा दिख रहा है तो इमेज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड होने के साथ में क्या होगा, रियल होगा। और रियल इमेज कैसे होते हैं, तो वो होते हैं इन्वर्टेड, उल्टा बन रहा है दिख रहा होगा, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारे पास। अगले केस के बारे में बात करें तो अब हम इसे सी पर प्लेस करते हैं। सी पॉइंट में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट लाई करती है तो यहाँ ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी, तो अगर C पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा गया है, इसे हम यहाँ कहीं पर लिख लेते हैं, ये है C। अगर इस इमेज के बारे में बात करें तो यहाँ से लाइट रेस पैरेलल जाएंगी। पैरेलल लाइट रेस कहाँ से पास करती हैं, फोकस से पास करती हैं। अब की बार हम दूसरी लाइट रे यूज करना चाहते हैं, यहाँ से यूज कर लेते हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं। अब ये क्या होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल हो जाएंगी तो देखो यहाँ कहीं पर मीट करती हुई अपीयर हो रही हैं, मिल रही हैं, एक्चुअली ये मिल रही हैं ए बी, यहाँ पर बनेगा ए डैश बी डैश। तो सी पर अगर ऑब्जेक्ट प्लेस की जाती तो इमेज भी सी के ऊपर बनती है। अब सी पर इमेज बनी है तो क्या होगा, सेम साइज, इसका साइज सेम होने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात इन्वर्टेड होगी ये, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती हैं, तो इन्वर्टेड इमेज होती हैं रियल, तो ये रियल में मिल रही है लाइट रेज, यहाँ पर नेचर लिख दिया गया। अब क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में लाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर डी पॉइंट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं पर प्लेस करना। पैरेलल लाइट रेस जाएंगी, फोकस से पास करेंगी, हम लोगों ने देखा। अब की बार दूसरी लाइट रेस कहाँ पर इंसिडेंट होती हैं, तो लाइट रेज अब की बार आएंगी, मान लेते हैं पोल पर गिर रही इस बार लाइट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ कहीं पर मीट करती हुई मिलेंगी, तो ये यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो यहाँ पर इमेज बनेगी इस बार। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये बनेगा ए डैश बी डैश। तो अब की बार में क्या होगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज हो गई, रियल तो है ही, और ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, तो इन्वर्टेड बन गई। अगले पॉइंट को डिस्कस करें, तो अगले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। इसमें अगला पॉइंट जो हमारा होने वाला है ई पॉइंट, डी हो गया। ई पॉइंट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं आपकी बार प्रिंसिपल फोकस पर। तो अगर प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज चलेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएंगी, और दूसरी लाइट रे का यूज करना चाहते हैं तो हम यहां पोल वाली लाइट रे का यूज कर लेते हैं। पोल वाली लाइट रे क्या होगी, ये यहां से पास होगी, यहां पर जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल हो रही हैं, पैरेलल लाइट रेज हो गई। तो इनको अगर हम आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं तो यहां आगे की तरफ कहीं ऐसा लगेगा कि ये इन्फिनिटी पर मीट कर रही हैं, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, रियल बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड बनने वाली है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, तो इन्वर्टेड बनने वाली, उल्टा बनेगी। आप क्या करते हैं, यहां पर पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं, तो एफ पॉइंट हमारा होगा कि जब पोल P एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, तो यहां पर हो गया हमारे पास ये प्लेन मिरर, ये P है, ये F है, ये C है। ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को इस बार प्लेस किया जा रहा है बिटवीन F एंड P। यहां से लाइट रेज आएंगी, पैरेलल पास हो जाएंगी प्रिंसिपल फोकस से, और दूसरी लाइट रे हम यहां से इंसिडेंट करवाते हैं कि ये ऐसे जाकर के इंसिडेंट होती है
और फिर अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई निकल जाती है। अब लेफ्ट साइड में तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पर ये मीट करती हुई दिखेंगी हमें। तो यहाँ पर इमेज बनने वाली है इस ऑब्जेक्ट ए बी की, तो ये इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट थी ए बी। यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वर्चुअल इमेज हो गई। वर्चुअल इमेज के साथ कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज के साथ में ये है हाईली मैग्नीफाइड, या फिर हम मैग्नीफाइड सिंपल लिख लेते हैं, मैग्नीफाइड है ये, मैग्नीफाइड काफी ज्यादा बड़ी बन रही है। वर्चुअल इमेज कैसी होती, इरेक्ट होती, तो सीधा दिख रहा, सीधा बन रही है। अब ये हो गए सारे केस। अगर हम इनको इन जनरल कंबाइन करें, इसको शॉर्टकट फॉर्म में कंबाइन करें, तो शॉर्टकट फॉर्म में याद रख सकते हैं, यहां पर हम लोगों ने बना लिया है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर हमारा, ठीक है। और ये हमने लाइनें खींच दी हैं अलग अलग, यहाँ पर फोकस वाली लाइन, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन C है, यहाँ पर F है, यहाँ पर P है। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग बनने वाला है, ये तीसरा और ये चौथा भाग बनेगा। याद रखने का तरीका क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, तो पहले की इमेज दूसरी में बनती है, दूसरी की इमेज पहले में बनती है, तीसरे की इमेज चौथे में बनती है, चौथे की इमेज पहले में बनती है। याद कैसे रखेंगे, छोटे भाग, यहाँ पर जो पहला जोन है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है, तो बड़े की छोटे में बनेगी तो डिमिनिश्ड होगी, छोटी तो बनेगी ही, डिमिनिश्ड हो जाएगी। क्या यहाँ रियल में मिल सकती है रेज, बिल्कुल, तो ये रियल होगा। और रियल कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ बड़ा भाग बड़े भाग की छोटे भाग में बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटे भाग की बड़े भाग में बनेगी तो बड़ी बनेगी, तो यहाँ मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी। और मैग्नीफाइड इमेज कैसी हो, मैग्नीफाइड हो गया, रियलिटी में मिल सकती हैं यहाँ पर, तो रियल हो गया। और रियल कैसी होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, तो इसका नेचर हम ऐसे डायरेक्ट बता देंगे। F और P के बीच में हो तो ये थर्ड और फोर्थ के है, तो थर्ड की फोर्थ में बनेगी, एक्चुअल में रेज जा नहीं सकती तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। और छोटे की बड़े भाग में बनेगी तो मैग्नीफाइड बनेगी, ऐसा हो गया। इस भाग की इसमें बनेगी तो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी। सबसे पहले लिख देते क्योंकि छोटे भाग में बनेगी बड़े भाग की, तो डिमिनिश्ड होगी। ये क्या था, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यहां पर ये डिमिनिश्ड इमेज होने वाली है, डिमिनिश्ड होगी। और कैसी होगी, यहां की रेज यहां जा नहीं सकती तो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, जो कि हम लोगों ने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में, उधर लाइट ऑब्जेक्ट प्लेस की जाती, इधर जाती थी लाइट। तो ये होता है शॉर्टकट तरीका याद रखने का, बिना रे डायग्राम बनाए हम उसका नेचर बता सकते हैं और पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी वो भी बताया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिरर फार्मूला क्या है। तो हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूले में कि अगर ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस PFC, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी प्लेस कर लेते हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रेज जा रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, फोकस से पास करेंगी, हम जानते हैं। दूसरी लाइट रेज हमने मान लिया कि यहां से पास कर रही हैं, यहां पर आकर इंसिडेंट हो रही हैं, तो ये क्या होंगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, दोबारा ऐसा होगा, तो यहां कहीं पर इमेज बनेगी। तो ये हो गया AB, ये बन गया हमारे पास A डैश B डैश, इमेज बन गई। अब ये कैसे फार्मूला काम करता है उसके बारे में देखते हैं। तो C तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं R से, यहां फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है यहां से यहां तक की, इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। बात की जाए कि A से लगा करके P तक की डिस्टेंस जो होती है उसे हम लिखते हैं स्मॉल u से, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस होती है P से, उसे स्मॉल v से लिखा जाता है, स्मॉल v से। तो अगर इनके टर्म में हम लिखें फार्मूले को तो क्या लिख सकते हैं, हमारा मिरर फार्मूला 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर r की वैल्यू हम 2f रख दें तो फार्मूला क्या काम करेगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला हम याद रखेंगे। इसमें v u f की जो वैल्यू पुट की जाएगी विद साइन पुट की जाती है,
ठीक है, कोऑर्डिनेट होते हैं, साइन के साथ पुट किए जाते हैं, तो हम ये मिरर फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसका डेरिवेशन फिर से अगर देखना चाहते हैं तो लाइट की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा ये, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन, तो ये डिलीटेड सिलेबस में है, इस बार है नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि जो रेशियो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, उसे हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, आवर्धन कहा जाता है। इसे m से डिनोट किया जाता है, ये होता है HI/HO। HI का मतलब कुछ लोग इसे I/O सिंपली लिख लेते हैं, कुछ लोग इसे लिखते हैं V/U। फार्मूला भी जो होता है कि V/U होता है। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा अच्छे से लिखें तो यहाँ होता है F/F-U। अगर हम मिरर फार्मूले को कंबाइन करते हैं तो यहाँ होता है F-V/F। याद रह जाता है तो हम एलसीएम लेने से बच जाते हैं, जो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगाते हैं उससे हम बच जाएंगे, एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा। इनसे हम सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर m की वैल्यू मान लेते हैं -2 है, पढ़ना भी सीख लेते हैं। माइनस साइन हमें ये बताता है कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। माइनस साइन हमें बताएगा इन्वर्टेड होगी, प्लस साइन बताएगा क्या होगी, वो इमेज होगी इरेक्ट होगी। यहां पर जो वैल्यू लिखी होती है ग्रेटर देन अगर 1 है तो हमें बताएगा ये इमेज क्या है, मैग्नीफाइड है, पढ़ने का तरीका है इसे। और लेस देन 1 है तो हम इसे कहेंगे कि क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, छोटी बनेगी। तो पढ़ने का ये तरीका हो गया। साइन को अलग पढ़ते हैं और इंटीजर वैल्यू को अलग पढ़ा जाता है। क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने किया था अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन का। अगला क्वेश्चन लिखा गया है, ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद इसका सोल्यूशन भी मैच करवा सकते हैं। मैच करवाने के लिए देखें, सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ते हैं क्या, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के सामने, जिसकी फोकल लेंथ 30 है। तो हमारे पास दिया जो डाटा है वो लिख लेते हैं, गिवन u है, u की वैल्यू को माइनस साइन से लिखा जाता है क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो -15 सेंटीमीटर हो गया। फोकल लेंथ किसकी है, कॉनकेव मिरर की है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसे लिखी जाती है, तो कॉनकेव मिरर है, हाँ कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ यहां निगेटिव लिखी जाएगी, कितनी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लिख देते हैं। v की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी, तो v की वैल्यू बताना चाहते हैं, फार्मूला लगा देंगे 1/f = 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/f की वैल्यू -30, 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी -15 है। अगर हम -15 को इधर लाएं तो प्लस का 15 बनेगा, यहां पर माइनस है तो इधर आएगा प्लस का बनेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू 1/v = इसे लिखा जा सकता है 1/15, क्योंकि इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, -1/30। तो हम इसे लिख सकते हैं 15, 2 से यहां मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहां भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 - 1/30 बन जाएगा, = बनेगा 1/30। तो यहां हमारे पास जो v की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 30 सेंटीमीटर। अगर हमें नेचर बताना है तो नेचर देख लेते हैं, वैसे हम है नहीं, फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ट्राई तो कर सकते हैं। m की वैल्यू क्या होगी, -v/u, -v की वैल्यू 30, u की वैल्यू -15, क्या दिया, हाँ -15, माइनस माइनस कैंसिल होगा, m की वैल्यू आ जाएगी 2, वो भी प्लस की। प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग होता है कि इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। 2 > 1 है तो ये क्या होगा, मैग्नीफाइड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कॉनकेव मिरर है, खुद ही ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आंसर मैच करवा सकते हैं। देखें अगर हम इसे कि एक कॉनकेव मिरर है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर दी गई है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, तो r = 36 सेंटीमीटर है। कौन है ये मिरर, तो ये है, माइनस साइन के साथ हम इसे यूज करेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर है। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, तो -18 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। फार्मूला कौन सा यूज किया है, f = r/2। फिर कह रहे हैं हाउ फार एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कह रहे हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए जिससे जो इमेज बने वो कैसी हो, रियल इमेज हो। रियल इमेज कैसी होती, इन्वर्टेड होती है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए m जो होता है माइनस में लिखा जाता है, वो 1/6 दे रखा है। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है ये कि u कितना होगा। तो अगर फार्मूला लगाएं इन जनरल मैग्निफिकेशन का, जो कि है नहीं इस बार,
लेकिन फिर भी अगर हम डायरेक्ट लगाना चाहते हैं क्वेश्चन को तो m का फार्मूला यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहां पर इस वैल्यू को हम माइनस वी बाई यू लिखेंगे, ठीक है, और वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम मिरर फार्मूला लगाएंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। अगर इससे देखें तो डायरेक्ट देख सकते हैं m की वैल्यू कितनी -1 बाई 6, f की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है तो वो -18 है, यहां -18 माइनस यू है। अब ये कितना निकल के आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल करवा देते हैं ऊपर का दोनों का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 बाई 6 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 18 माइनस यू, -18 माइनस यू मल्टीप्लाई करा देते हैं, -18 माइनस यू इज इक्वल टू 18 को हम 6 से गुणा कराएंगे तो 8 6 48 बन जाएगा, 6 कम 6 और 6 4 10 108 बन जाएगा। तो यहां से u की वैल्यू अगर निकालें, u आएगा राइट साइड में, इसको उधर भेज दें तो -18 माइनस का 108 बन जाएगा, u इज इक्वल टू 8 8 16 माइनस का 126 सेंटीमीटर बनेगा। तो ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इस तरह से हम लगा सकते हैं।